हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में उत्तर अमेरिका महाद्वीप के विषय में अध्ययन किया और हमने जाना कि उत्तर अमेरिका के पश्चिम में यहाँ पर प्रशांत महासागर था, उत्तर में आर्कटिक महासागर था, जहाँ पूर्व में बात करें तो अटलांटिक महासागर था और दक्षिण में कैरिबियन सागर था। अर्थात ये सागर और महासागर इसको आपस में घेरे हुए थे। यदि महाद्वीपों की बात करें तो पश्चिम की ओर वहां पर एशिया महाद्वीप इससे लगा हुआ था और दक्षिण में दक्षिण अमेरिका लगा हुआ था। दोस्तों, अब कुछ जल संधियां होती हैं जो दो जल क्षेत्रों को आपस में जोड़ती हैं और दो स्थल खंडों को आपस से दूर करती हैं। तो चलिए आज हम उन्हीं जल संधियों के विषय में अध्ययन करते हैं कि उत्तर अमेरिका से संबंधित कौन कौन सी जल संधियां हैं जो उत्तर अमेरिका को अन्य महाद्वीपों से अलग करती हैं और अन्य महासागरों को आपस में जोड़ती हैं। तो दोस्तों, पहली जल संधि के विषय में हम देखते हैं तो पहली जल संधि है जिसे बोला जाता है बेरिंग जल संधि। दोस्तों, बेरिंग जल संधि 180 डिग्री 180 डिग्री देशांतर, जिसे अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है, उसके समांतर मानी जाती है। यह प्रश्न परीक्षाओं में पूछा जाता है कि कौन सी जल संधि अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के समानांतर है। समानांतर तो आप जानते हैं ना, समानांतर इक्वल, उसके समान है। ऐसे ही 180 डिग्री गया है और ऐसी ये जल संधि है। क्लियर है? तो बेरिंग जल संधि 180 डिग्री देशांतर के क्या है, समानांतर है। अब यह है, यहां पर एक सागर है जिसे बोला जाता है बेरिंग सागर और उत्तर में चुक्सी सागर। दो सागर हैं, बेरिंग सागर और चुक्सी सागर, जिन्हें आपस में जोड़ती है। तथा जो अलास्का, यह अलास्का है, यूएसए का भाग है। अलास्का को एशिया के रूस महाद्वीप में यदि हम घूम के चलते हैं तो यहां पर रूस आता है, तो अलास्का को रूस से अलग करती है। बड़े स्तर पर पूछा जाएगा तो उत्तर अमेरिका को एशिया से अलग करती है, और यदि देश पूछे जाएंगे तो अलास्का को रूस से अलग करती है। कौन सी जल संधि? बेरिंग जल संधि। दोस्तों, अगली जल संधि के विषय में हम देखते हैं तो अगली जल संधि है यहां पर जिसे बोला जाता है डेविस जल संधि। डेविस जल संधि, और डेविस जल संधि बफिन की खाड़ी को लेब्राडोर सागर से जोड़ती है। किसे जोड़ती है? बफिन की खाड़ी को लेब्राडोर सागर से जोड़ती है तथा ग्रीनलैंड, जिस पर डेनमार्क का आधिपत्य है, जो कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा द्वीप है, उसे बफिन आइलैंड से अलग करती है। ग्रीनलैंड को बफिन आइलैंड से अलग करती है। डेविस जल संधि के विषय में एक सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह विश्व की सबसे चौड़ी जल संधि है। क्षेत्रफल में आपको दिख ही रहा होगा, यहां पर क्या है, ये सबसे चौड़ी जल संधि है। तीसरी जल संधि आती है हडसन की जल संधि, और हडसन जल संधि हडसन की खाड़ी, जो हडसन उप महासागर कहलाता है, जो कि विश्व का सबसे बड़ा उपसागर है, हडसन की खाड़ी को लेब्राडोर सागर से जोड़ती है और अलग किसे करती है? बफिन आइलैंड को। यहां पर एक मैंने बताया था आपको प्रायद्वीप, जिसे कहा जाता है उनगावा प्रायद्वीप। क्या कहा जाता है? उनगावा प्रायद्वीप। तो क्या कर रही है? ओनगावा प्रायद्वीप को बफिन आइलैंड से अलग करती है और हडसन की खाड़ी को लेब्राडोर सागर से जोड़ती है। कौन सी जल संधि? हडसन की जल संधि। अगली जल संधि के विषय में हम देखते हैं तो एक जल संधि है यहां पर, जिसे कहते हैं फ्लोरिडा की जल संधि। दोस्तों, फ्लोरिडा की जल संधि गल्फ ऑफ मैक्सिको, अर्थात मैक्सिको की खाड़ी को सार्गेसो सागर से जोड़ती है। एक ऑप्शन में आपको सार्गेसो सागर भी आ सकता है और दूसरा ऑप्शन आ सकता है आपको उत्तरी अटलांटिक महासागर। तो वो दोनों चीजें एक ही हैं। क्लियर है? क्योंकि सार्गेसो सागर उत्तरी अटलांटिक महासागर के अंदर का ही भाग है, तो कभी कभी ऑप्शन में आपको उत्तरी अटलांटिक महासागर मिल जाता है, तो कभी कभी आपको सार्गेसो सागर मिल जाता है। तो दोनों ही ऑप्शन क्या रहेंगे? आपके सही रहेंगे, दोनों में से कोई एक आएगा।
तो फ्लोरिडा की जल संधि किस किस को जोड़ रही थी? तो फ्लोरिडा की जल संधि मैक्सिको की खाड़ी को सारगेसो सागर से जोड़ रही है। अब बात आती है अलग किस किस को कर रही है। तो दोस्तों यह अलग, ये जो आपको प्रायद्वीप दिख रहा है इसे बोलते हैं फ्लोरिडा द्वीप, फ्लोरिडा प्रायद्वीप। तो फ्लोरिडा प्रायद्वीप को क्यूबा से अलग करती है। प्रश्न दोनों तरीके से बनता है, किस किस को जोड़ रही है? मैक्सिको की खाड़ी को सारगेसो सागर से जोड़ रही है और फ्लोरिडा प्रायद्वीप को क्यूबा से अलग कर रही है। अगली जल संधि के विषय में देखते हैं तो यहां पर आती है यूकाटिन की जल संधि। कौन सी जल संधि? यूकाटिन की जल संधि। तो दोस्तों यूकाटिन की जल संधि बात वहीं आती है कि गल्फ ऑफ मैक्सिको, मैक्सिको की खाड़ी को किससे जोड़ रही है? कैरिबियन सागर से जोड़ रही है। और अलग किस किस को करती है? ये जो आपको प्रायद्वीप दिख रहा है इसे कहा जाता है यूकाटिन और जो ऊपर में है इसे कहा जाता है क्यूबा। तो किस किस को? यूकाटिन को क्यूबा से अलग करती है, मैक्सिको की खाड़ी को कैरिबियन सागर से जोड़ती है। अगली जल संधि के विषय में हम देखते हैं तो अगली जल संधि है पनामा नहर। अब बात आती है पनामा नहर। अभी तो सर जल संधि की बात कर रहे हैं, अभी नहर की बात क्यों करने लगे? तो मैंने आपको बताया था कि ऐसे जल का सकरा क्षेत्र जो किन्हीं दो जलखंडों को आपस में जोड़ता है, यदि वह प्रकृति निर्मित होता है तो उसे जल संधि कहा जाता है, यदि उसका निर्माण मानवकृत होता है तो उसे नहर कहा जाता है। तो पनामा की जो नहर है उसका निर्माण 1914 में कराया गया था, मानवकृत है। दूसरा, इसका निर्माण क्यों कराया गया? तो दोस्तों जब कभी उत्तर अमेरिका के जो पश्चिमी क्षेत्र के व्यापारी होते थे, यदि उन्हें यूरोप के साथ व्यापार करना होता था या यूरोप के लोगों को पश्चिमी अफ्रीका के साथ व्यापार करना होता था, तो वह पूरा का पूरा दक्षिण अमेरिका का चक्कर लगा के आया करते थे और इससे करीब 8000 मील, कितना? 8000 मील की दूरी तय करनी होती थी। दोस्तों एक डेटा और मैं यहां क्लियर कर देना चाहता हूं कि जब हम अफ्रीका महाद्वीप में सुएज नहर पढ़ रहे थे तो वहां मैंने आपको 7000 किलोमीटर की बात कही थी, तो वो 7000 किलोमीटर ना होकर 6000 मील है और एक मील में 1.6 किलोमीटर होते हैं। तो आप लगा सकते हो कि यह कितने किलोमीटर लंबी होगी या कितने किलोमीटर लंबा रास्ता तय करना होता था। तो इस रास्ते को कम करने के लिए इस नहर का निर्माण किया गया ताकि समय की और धन की दोनों की बचत हो। तो इसका निर्माण कब हुआ? 1914 में किया गया और यह जो नहर है वो 72 किलोमीटर लंबी है। कितने किलोमीटर लंबी है? 72 किलोमीटर लंबी है। और गहरी की बात की जाए इसकी तो दोस्तों यह 12 मीटर गहरी है, मात्र 12 मीटर लगभग। तो इसमें ज्यादा बड़े जो जहाज होते हैं उनका परिवहन मुमकिन नहीं हो पाता है, इसलिए छोटे छोटे जहाजों का परिवहन होता है। दूसरी बात, पनामा जो नहर है वो लॉकिंग प्रणाली पर आधारित है। लॉकिंग प्रणाली अर्थात इसमें 3 लॉक लगाए गए हैं, 3 लॉक जाने के लिए और 3 लॉक आने के लिए। अब ये लॉकिंग प्रणाली क्या कहलाती है? तो मैं आपको बता दूं कि पनामा नहर में इस तरीके से लॉक लगाए गए हैं। होता क्या है, मान लो कोई जहाज है, अब उसको यहां से यहां जाना है। ये प्रायद्वीप वाला भाग है, यहां पे पठारी क्षेत्र है और सकरा है, तो यहां से वहां जाने के लिए क्या है, डायरेक्ट तो जा नहीं सकते, तो यहां पर लॉक लगाए गए हैं। अब जब जहाज यहां होती है तो यहां का गेट बंद करके इसमें पानी भरा जाता है और जब पानी भरने के बाद पानी यहां तक भर जाता है तो ये जहाज कहां आ जाती है? यहां आ जाती है। और यहां जब इसका जल स्तर एक हो जाता है तो ये जहाज चल के इधर तक आ जाती है और जैसे ही जहाज यहां आती है तो ये लॉक को फिर बंद कर दिया जाता है और यहां का जल फिर भर दिया जाता है और जब इसके समतल स्तर में आ जाती है तो जहाज की स्थिति क्या यूं हो जाती है और जहाज फिर आगे बढ़ जाती है और फिर इस लॉक को फिर बंद कर दिया जाता है। तो ये जो गेट वाला सिस्टम है इसे कहा जाता है लॉकिंग प्रणाली और यह विश्व की एकमात्र ऐसी नहर है जहां पर इस प्रणाली का उपयोग किया गया है।
ध्यान रखना दोस्तों, कभी कभी पेपर में पूछ लिया जाता है, परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है कि कितने लॉक लगे हैं, तो 3 लॉक लगे हैं जाने के लिए, 3 लॉक लगे हैं आने के लिए। दूसरा, ये कम गहरी होने के कारण यहां पर बड़ी जहाजों का आवागमन नहीं हो पाता है, यहां पर छोटी जहाजों का ही आवागमन होता है। क्लियर है। दूसरा, कभी कभी प्रश्न ये भी पूछ लिया जाता है कि इसके निर्माण से पहले कितने किलोमीटर या कितने मील की दूरी तय करनी होती थी, तो 8000 मील की दूरी तय करनी होती थी। क्लियर है। और पनामा नहर का निर्माण कब हुआ है, तो 1914 में किया गया है। और पनामा नहर एक ऐसी नहर है जो 2 महाद्वीपों को अलग करती है, उत्तर अमेरिका को दक्षिण अमेरिका से अलग करती है और 2 महासागरों को जोड़ती है, अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है। कभी कभी ऑप्शन में आपको अटलांटिक महासागर ना मिले तो वहां पर कैरिबियन सागर मिलता है, ठीक है। तो घबराने की बात नहीं है, कैरिबियन सागर मिले तो वो भी सही है और अटलांटिक महासागर मिले तो वो भी सही है। क्लियर है। तो ये उत्तर अमेरिका के अंतर्गत 6 जल संधियों का अध्ययन किया है। एक हमने पढ़ी थी बेरिंग जल संधि, एक पढ़ी थी डेविस जल संधि, तीसरे नंबर की थी आपकी हडसन की जल संधि, फिर हमने पढ़ा था यहां पे फ्लोरिडा की जल संधि, यहां पर युकाटिन की जल संधि और लास्ट पढ़ी थी पनामा की नहर। इसके बाद इसके हम पॉलिटिकल मैप का अध्ययन करते हैं और देखते हैं कि आखिर ये स्थलाकृतियां हैं क्या। तो दोस्तों, उत्तर अमेरिका को मुख्यतः 4 भागों में बांटा गया है। यहां पर ये जो यूएसए वाला भाग दिख रहा है इसे बोला जाता है अलास्का। इस पर आधिपत्य यूएसए का ही है, यूनाइटेड स्टेट का ही है। ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है और हमें लगता है कि भाई साहब कनाडा के उत्तर में है तो कनाडा का ही भाग होगा, तो ये कनाडा का भाग नहीं है, ये उत्तर अमेरिका का भाग है। और यहां पर 141 डिग्री देशांतर रेखा, कौन सी रेखा, देशांतर, ये आपको दिख रही हैं, ये देशांतर जो खड़ी रेखाएं होती हैं वो देशांतर रेखाएं कहलाती हैं और जो आड़ी रेखाएं होती हैं वो अक्षांश रेखाएं कहलाती हैं। तो 141 डिग्री देशांतर रेखा इसको अलग करती है, किससे अलग करती है, कनाडा से अलग करती है अलास्का को। फिर यहां पर ये रेखा दिख रही होगी आपको, तो ये अक्षांश रेखा है, ये कहलाती है 49 डिग्री अक्षांश रेखा, जो कनाडा को यूएसए से अलग करती है। दोस्तों, 49 डिग्री अक्षांश रेखा को सबसे शांत रेखा कहा गया है, इसका एक उपनाम है, सबसे शांत रेखा भी इसे कहा जाता है। फिर आते हैं यहां पर, तो दोस्तों यहां पर एक नदी है जो उत्तर अमेरिका को मैक्सिको से अलग करती है, जिसे कहा जाता है रियो ग्रांडो नदी। क्या कहा जाता है, रियो ग्रांडो नदी। तो ये 4 भागों में बंट चुका है। एक अलास्का वाला भाग जिसे 141 डिग्री देशांतर अलास्का को कनाडा से अलग करता है, और अलास्का किसका भाग है, उत्तर अमेरिका का भाग है। फिर आता है 49 डिग्री अक्षांश रेखा जो कनाडा को उत्तर अमेरिका से अलग करती है, इसे सबसे शांत रेखा भी कहा जाता है, सबसे शांत सीमा रेखा भी कहा जाता है। इसके बाद एक नदी है रियो ग्रांडो जो उत्तर अमेरिका को मैक्सिको से अलग करती है। क्लियर है, समझ में आया होगा। और यहां पे एक बात और बता देना चाहता हूं कि ये जो आपको द्वीप दिख रहा है जिसे ग्रीनलैंड कहा जाता है, ये मैं पहले भी बता चुका हूं कि ये क्षेत्रफल में तो लगता है कि उत्तर अमेरिका के पास में है, लेकिन यह यूरोप के एक देश जिसे डेनमार्क कहा जाता है उसके अधिपत्य में आता है। तो इस पर अधिकार किसका है, डेनमार्क का है। तो ये प्रश्न पूछ लिए जाते हैं और हम जब मानचित्रावली का अच्छे से अध्ययन नहीं करते हैं तो हम छोटे छोटे से प्रश्न गलत करके आ जाते हैं। तो दोस्तों मेरे ख्याल से आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आया होगा। अगले टॉपिक में हम उत्तर अमेरिका के पर्वत, पठार, मैदान, नदियां और झीलों का अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।